चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट 2 है हमारा, ठीक है, दूसरा भाग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पार्ट 2, ठीक है। उसमें जब हमने ये फॉर्मूला प्रूफ कराया है, ठीक है, संधारित्र की धारिता, किसकी, गोलीय संधारित्र की धारिता का, ठीक है, तो ये आ गया था। तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पे देखो, यहाँ उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, देखो C बराबर ये आ गया 4πε0 के R अपॉन R-1। तो जब हमने यहाँ यदि गोले के बीच वायु हो तब, तो वायु हो तब तो क्या हट जाएगा, K हट जाएगा, K बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो बस K तो हटेगा यहाँ सर, तो यहाँ से जब K हटा दिया तो C0 बराबर 4πε0 R अपॉन R-R। कौन सा R है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ पे क्या लिखा गया था हमसे, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, तो ठीक है, उसे सही कर लेना, R माइनस R ये होना था, ठीक है। समझ में आ गई। हमने पार्ट 2 जो बनाया था चैप्टर नंबर 2 का, उसमें हमने स्मॉल r पहले लिख दिया धोखे से, ठीक है, कैपिटल R बाद में, जबकि क्या है R माइनस R, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और इसे हम वीडियो जो डालेंगे इसकी वो होगी पार्ट 3। इसी चैप्टर का पार्ट 3 देखते हैं और इसी में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। 17 पॉइंट हो गए। चैप्टर का नाम क्या चल रहा था हमारा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और पार्ट कौन सा है ये, पार्ट 3 ये चल रहा था हमारा, सही है। तो इसके हम 17 पॉइंट करा चुके हैं आपको, ठीक है। इस वाले चैप्टर के 18वां पॉइंट देखते हैं, संधारित्रों का संयोजन। 18वां पॉइंट क्या है, संधारित्रों का संयोजन। क्या मतलब हुआ इसका, संधारित्रों को हम किस प्रकार संयोजित कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्रों को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक। नंबर 1 क्या आएगा, नंबर 1 में, नंबर 1 क्या है, श्रेणी क्रम में, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन सीरीज में। एक तो हम सीरीज में जोड़ सकते हैं और एक आता है पैरेलल। पहले हम इन सीरीज वाला करा रहे हैं प्रूफ, ठीक है। समझ तो गए सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम में। तो मैं वो देखा हूँ दीपावली पे, ईद मिलादुन्नबी पे जो हम झालर लटकाते हैं, झालर और छोटे छोटे बल्ब जो होते हैं, ठीक है, एक साथ पूरी लंबाई में, बहुत लंबी, ठीक है। तो वो कौन से क्रम में लगे हुए होते हैं सारे बल्ब, श्रेणी क्रम में। किस में लगा होता है, श्रेणी, मतलब उसमें करंट क्या होती है, एक साथ दे दो पूरी करंट एक साथ चली जाती है, ठीक है। तो करंट मतलब क्या होता है, ठीक है, सेम आज चली जाती है सारे बल्बों में समान करंट, ठीक है, वो होता है श्रेणी क्रम। और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का सबसे अच्छा उदाहरण, जैसे श्रेणी क्रम का सबसे अच्छा उदाहरण क्या दिया हमने आपको, वही झालर, ठीक है। और पैरेलल का सबसे अच्छा उदाहरण है घरों में वायरिंग। जो हमारे घरों में वायरिंग की जाती है, लाइट की फिटिंग की जाती है, तो उसके सब स्विच अलग अलग होते हैं कि भाई ये स्विच इस वाले फैन का है, ये स्विच इस बल्ब का है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, ठीक है, समांतर क्रम, बस, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें भी। तो हम संधारित्रों को जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जहाँ जहाँ हमें इसे लगाना होता है, ठीक है, जिन जिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाना होता है, वैद्युत उपकरणों में लगाना होता है संधारित्रों को, उसे हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा भी होगा बहुत सारे, जैसे पहले टीवी या वो खुले हुए होते थे रेडियो, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे करके सेल की तरह होते थे और वो लगे रहते थे, कहीं कहीं 2-2 3-3 एक साथ, कहीं आगे पीछे, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बात समझ में आ गई। तो पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का नाम आते ही हम कैसे बनाएंगे, 3 संधारित्र लेंगे हम, ऐसे 1 2 3। और संधारित्र बनता कैसे है, जब एक को क्या कर दो, आवेश देने के लिए वायर लगा दो एक साइड में, और लास्ट वाले को क्या करोगे आप, अर्थ से ज्वाइन कर दो,
ठीक है, ये संधारित्र बन गए। कितने ले लिए? 3। जब श्रेणी क्रम की बात आएगी तो कम से कम एक से तो ज़्यादा लोगे, एक थोड़ी ले लोगे, 2 या 2 से ज़्यादा ले लो। तो हमने 3 ले लिए, 4 भी ले सकते हो तुम तो, लेकिन ज़्यादातर सभी बुक में 3 देते हैं तो 3 ले लिए हमने। 3 संधारित्र हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये। जब ये 3 संधारित्र हैं तो इनकी धरिताएँ क्या होंगी? तीनों की अलग अलग होंगी। इसे C1 कह दिया, इसे C2 कह दिया, इसे C3 कह दिया। बताइए बात समझ में आ रही है? फिर हमने क्या करा, यहाँ से हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया तो इसमें प्लस क्यू आवेश आ गया। सामने वाली प्लेट पे कैसा आ जाएगा प्रेरण द्वारा? ये पढ़ चुके हो तुम, माइनस का क्यू। फिर इस पर प्लस का क्यू तो सामने वाली प्लेट पर माइनस का क्यू। ये बात तो पता ही है, ठीक है। प्रेरण द्वारा सामने वाली प्लेट पर कैसा आवेश आ जाता है? माइनस का। क्लियर है? इसका जो विभव होगा वो क्या कह दिया हमने? V1, इसे V2 और इसे कह दिया V3। क्लियर है यहाँ तक? ये बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, श्रेणी क्रम में चित्र अनुसार रखे गए हैं। जब इनको क्यू आवेश दिया जाता है तो इनके विभव V1, V2 व V3 हो जाते हैं। यदि कुल विभव V हो तब, ठीक है, कुल विभव V हो तब, तो तुम कहोगे सर V को V1 3 जगह बटा है, तीनों को जोड़ दो, V2 प्लस V3। यहाँ तक बताओ, थ्योरी कोई भारी लगी आपको? ये बता दो बस मुझे। तो क्या कहा हमने? जो हम काम करते हैं वही लिख देते हैं। फिजिक्स में सबसे अच्छी बात है, बहुत स्मॉल सी छोटी सी थ्योरी, सारी बातें आ जानी चाहिए उसी के अंदर। लिख दो। क्या लिखा हमने? माने कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, श्रेणी क्रम में चित्र अनुसार रखे गए हैं। जब इन्हें क्यू आवेश दिया जाता है तो इनका वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर V1, V2, V3 हो जाते हैं। यदि कुल विभव V हो तब, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। नोट कर लो यहाँ तक। बताइए सही है? मुझे एक बात बताइए, C बराबर हमने क्या पढ़ा था? C बराबर Q अपॉन V। तो V बराबर क्या हो जाएगा? C अपॉन, ठीक है, V बराबर V इधर ले गए तो Q अपॉन C, ये तो आ जाएगा। ये बताओ, अगर मैं कहूँ V1 के बारे में बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा V1 का? तो तुम क्या होगे कि सर V1 कह रहे हो, V की जगह पे V1 कह रहे हो तो आवेश तो समान है Q, लेकिन धरिता क्या है इसकी? C1। V2 के बारे में बताओ तो तुम कहोगे Q अपॉन C2। V3 के बारे में बताओ Q अपॉन C3। बताइए बात समझ में आ गई? जब हम श्रेणी क्रम में सारे संधारित्र को एक साथ रखते हैं तो सभी के ऊपर आवेश क्या आ जाता है? समान आ जाता है। प्रेरण द्वारा दूसरी वाली प्लेट पर सामने वाली पर उसकी बराबर विपरीत आवेश आ जाएगा। बराबर ही होगा, ये भी जितना ही है इतना ही है, ठीक है, लेकिन कैसा आएगा? विपरीत। तो आवेश तो सेम हो गया, वो तो एक साथ चला गया। जैसे मैं अभी झालर की बात कर रहा था, वहां तो करंट एक साथ चली गई। बात समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ आवेश सेम रहा, लेकिन विभवांतर क्या होते हैं? अलग अलग। बस यही बात तुम्हें याद रखनी है न्यूमेरिकल में भी। क्या याद रखनी है न्यूमेरिकल में? जब भी श्रेणी क्रम का नाम आएगा तो जितने भी संधारित्र होंगे, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, ठीक है, सब में आवेश क्या होगा? समान, राइट। लेकिन उनके विभवांतर जो होंगे वो क्या होंगे? सबके अलग अलग। दिमाग में बिठा लो अभी से। श्रेणी क्रम में आवेश समान, विभवांतर अलग अलग, ठीक है। और समांतर क्रम में इसका उल्टा करेंगे हम। समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा, विभव समान होगा सबका, ठीक है, और आवेश अलग अलग। वो कैसा होगा वो भी देखेंगे। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई या नहीं आपको? ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक बताओ। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की वैल्यू मैंने पूछा तो तुम बोले Q अपॉन C1। कहां से आया निकल के? इस फॉर्मूले से जो हम जानते थे। V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। यही तो आता रहेगा क्योंकि आवेश तो तीनों का सेम है। ये V1, V2, V3 की वैल्यू उठाकर यहाँ 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 रख दो, ठीक है। इसे क्या कह दो? समीकरण 1। और यहाँ पे लिख देंगे हम V1, V2, V3 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण, बस इतना भी लिख दो, समीकरण 1 से, बस बहुत हो गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब V1, V2, V3 की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। इसे मैं साफ कर दूं अब, ठीक है। ठीक है, देखते हैं भाई, लगाइए।
V इज इक्वल टू, ये V1 है, V1 की जगह पर क्या आएगा, C अपॉन Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह पर क्या आएगा, Q अपॉन C2 प्लस V3 की जगह पर क्या आएगा, Q अपॉन C3। तो V इज इक्वल टू Q, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बताइए ठीक है, ये बटे में ले जाओ, V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब मैं फिर ये पूछ रहा हूँ V अपॉन Q किसके बराबर है, V अपॉन Q। तो तुम कहोगे सर V अपॉन Q तो Q अपॉन V तो C के बराबर होता है, देखो Q अपॉन C V तो, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो मैं तुमसे कहूँगा इसका भी उल्टा कर दो भाई। ठीक है, यहाँ लिख दो चूंकि 1 अपॉन C बराबर V अपॉन Q। जब मैं इसका उल्टा करूँगा C का 1 अपॉन C कहूँगा तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई अब, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो V अपॉन Q को कितना लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन C। तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये प्रूफ हो गया। कोई तुमसे पूछे C क्या है, ये इसे बोलते हैं हम तुल्य धारिता या कुल धारिता। कितने संधारित्र थे ये, 3, इन सबकी कुल धारिता जो आई है वो ये है, और वो किसके बराबर है, उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। बताओ, ऐसे तो है, तुल्य धारिता किनकी है, उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये बात यहाँ लिख दें। बताइए समझ में आ गया। क्या करा हमने, पहले थोड़ी सी परिभाषा लिखी, थ्योरी जो हमने बनाया, फिर उस पर हमने कुल जो चीज़ बटती है अलग अलग है, इसकी भी ये ट्रिक है। जो भी आवेश देखो विभव अलग अलग है तो विभव को कुल कह दो। अगले सवाल, अगले जो पॉइंट कराऊंगा मैं समांतर क्रम, वहाँ पे आवेश अलग अलग होगा, वहाँ पे मैं कुल आवेश कह दूंगा। इससे याद रखा करो ये बात है कि यार समांतर श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में तो आवेश सेम चला गया, और तो विभवांतर अलग अलग तो उसी कुल कह दो, कुल विभव V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आ गई। और जब अभी जो मैं कराऊंगा अगला पॉइंट, वहां पे आवेश अलग अलग हो जाएगा, तो मैं तुमसे कहूंगा कुल आवेश, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये करूंगा। समझ में आ रही बात, तो ऐसे याद रखा करो, हर चीज़ की ट्रिक है भैया। ठीक है, बहुत हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ट्रिक से भी याद रखे एकदम से। ठीक है, इधर उधर दिमाग बहके ना उसका, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यहाँ पे Q था या QV था, क्या अलग अलग था। क्लियर हो गया। तो V निकाला हमने, V1 V2 V3 की वैल्यू निकाली, यहाँ पर लगा दी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी Q कॉमन था, कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q बटे में चला गया, तो हम बोले किसके बराबर है, तुम कहोगे यार Q अपॉन V होता तो हम इसे C कह देते हैं, लेकिन ये V अपॉन Q है, तो V अपॉन Q तो C का उल्टा होगा, तो इसकी जगह पर 1 अपॉन C लिख दिया, प्रूफ हो गया। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो इसके नीचे, तुल्य धारिता किसमें, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। तुल्य कह दे या कुल कह दे, एक ही बात है। बताओ याद हो जाएगा ये, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे श्रेणी क्रम का नाम आएगा तो इससे याद रखना, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर वो 2 देगा तो 2 ही लगा देंगे, 3 देगा 3 लगाएंगे। ठीक है, उसमें भी हम शॉर्टकट बताएंगे आपको, बल्कि जो तुम याद रख लेना। श्रेणी क्रम में तो जोड़ दिया हमने, अब किस में जोड़ेंगे हम, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन पैरेलल, इन पैरेलल, समांतर क्रम में। तो फिर यहां पे हम ध्यान से सुनो भाई, 3 संधारित्र हैं हमारे पास, 1 2 बराबर बराबर बना लेना जितने हैं, 1 से बिल्कुल, और ये 3, तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ना चाह रहे हैं। तो बताओ कैसे जोड़ें, तो देखो ऐसे करके जोड़ेंगे, ध्यान से देखा करो। ऐसा, यहां से क्या लगा देंगे हम, तार लगा दिया, और यहां क्या करेंगे हम, अर्थ से ज्वाइंट कर दिया, अर्थिंग दे दी। ठीक है, अब यहां से तुम जब आवेश दोगे प्लस का Q, तो इस वाली प्लेट पे तो प्लस Q आ जाएगा। अब ये बताओ, इस पे Q आ जाएगा, इस पे भी, इस पे भी। अब ये बता दो मुझे खुद ही, तो 3 जगह ना बटेगा आवेश,
कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। तो इसका मतलब यहाँ अगर मान लो प्लस का Q1 आ गया तो सामने वाली प्लेट पर क्या आएगा, माइनस का Q1। अब मान लो इस वाली प्लेट पर क्या आया, प्लस का Q2, सामने वाली प्लेट पर माइनस का Q2। इस पर आया प्लस का Q3 तो सामने वाली प्लेट पर माइनस का Q3। ये आवेश जरूर नहीं नीचे लिखो, मैं जैसे नीचे लिख रहा हूँ, कभी तुम्हें लगे यार सर नीचे क्यों लिख रहे हैं, यहाँ ना लिख सकते हैं, हाँ यहाँ लिख दो, लेकिन यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती ना, ये तो बहुत चौड़ी चौड़ी प्लेटें दिखाओ तुम, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ तो कन्फ्यूज ना हो जाओगे तुम, देखो मैं ऐसे लिख दूँ, कोई क्या कह रही है क्या हुआ प्लस का Q1 माइनस का काट दो, बात समझ में आई, हर चीज़ की ट्रिक है भैया। तो इसलिए हम यहाँ ना लिख के नीचे को लिख रहे हैं। कभी ये सोचो ये नीचे ही लिखा जाता होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो पूरी पूरी प्लेट पर आया हुआ है भाई, इस टाइप से है ये Q1 इधर है तो माइनस का Q1 इधर है, इस टाइप से आया हुआ है ये, लेकिन हम ऐसे दिखाते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात भी। कभी सोचो कि नीचे को क्यों लिख रहे हैं हम, ये बताओ, ये बात समझ में आ गई। जब तीन संधारित्र हैं तो तीनों की धरिताएं भी कुछ ना कुछ होंगी, इसका C1 मान ली, इसकी C2 मान ली और इसकी C3 मान ली। बताइए बात समझ में आ गई। लेकिन अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अभी क्या रटवाया था, यहाँ पर तुम्हें आवेश क्या दिख रहा है, सबके अलग अलग। जब आवेश अलग अलग हैं तो विभवांतर तीनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं पूछूं इसका विभव बताओ तब भी V, इसका बताओ तब भी V, इसका बताओ तब भी V। क्लियर होगी बात। यही बात हम यहाँ पे आप लिखने जा रहे हैं। माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, समांतर क्रम में चित्र अनुसार जोड़े गए हैं। बताओ सही है यहां तक। जब इनके सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो इन पर आवेश Q1, Q2 व Q3 आ जाते हैं। अब देखो आवेश Q1, Q2, Q3 है तो हम यही वाली बात यहां लिख देंगे। यदि कुल आवेश क्या हो, Q हो, तब तो तुम कहोगे सर Q आवेश दिया तो Q था हमने, ये तो तीन जगह बट गया, तो ये किसके बराबर होगा, तुम कहोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को जोड़ दो सर, कुल का आवेश के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बोलूँ Q बराबर क्या होता है, तो फिर हम वहीं पहुंच गए। C बराबर क्या पढ़ा था हमने, Q/V, तो यह Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। ठीक है। अगर मैं Q1 की बात करूं तो तुम कहोगे सर Q1 की बात कर रहे हो तुम, इसका मतलब इस संधारित्र की बात कर रहे हो, और जब इस संधारित्र की बात कर रहे हो तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V के। विभव तीनों के समान हैं। Q2 किसके बराबर हो जाएगा, C2V के, और Q3 किसके बराबर हो जाएगा, C3V के। तो Q बराबर Q1 की जगह पर क्या आ गया, C1V प्लस Q2 की जगह पर क्या आ गया, C2V प्लस Q3 की जगह पर क्या आ गया, C3V। चाहो तो इसे समीकरण 1 मान लो जैसा भी करा था, और यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक है। अब मैं फिर क्या कहूँ कि यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा तुम्हें, तुम कहोगे सर V कॉमन दिखाई दे रहा, तो V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V कहाँ पहुँचा दो, बटे में पहुँचा दो। Q/V इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बताइए यहाँ तक। अब जैसे मैं पूछूं Q/V किसके बराबर है, देखो Q/V किसके बराबर है, C के। अब ये उल्टा थोड़ी ना है, ये तो बिल्कुल सही है। तो तुम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। लो भाई ये प्रूफ हो गया। कैसा लगा ये समझ में आया क्या करा हमने कि Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू यहाँ लगा दी, जो कॉमन थी वो कॉमन ले लिया V, और इसे बटे में पहुंचा दिया। Q/V किसके बराबर था, C का। तो मैं पूछूं C क्या है, तो तुम कहोगे तुल्य धरिता। लिख लो, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, लिख लो। ठीक है। समांतर क्रम में तुल्य धरिता, बल्कि अपने पास से लिखना कोशिश करके, समांतर क्रम में तुल्य धरिता उनकी अलग अलग धरिताओं के योग के बराबर होती है। बस वहां पे क्या करा था अभी हमने, पहले व्युत्क्रम कह दिया था, है ना, कि तुल्य धरिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धरिताओं का व्युत्क्रमों का योग के बराबर होती है। कुछ में कह दिया था श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में क्या हुआ, सब बराबर बराबर आ गई। कोई व्युत्क्रम थोड़ी है, उल्टा थोड़ी हुआ 1/1 डायरेक्ट लिखोगे कि समांतर क्रम में तुल्य धरिता उनकी अलग अलग धरिताओं के योग के बराबर होती है। यहां तक बताइए समझ में आ गया आपके, नोट कर लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट 19वां पॉइंट पढ़ेंगे। 19वां पॉइंट, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। फिर आता है उभयनिष्ठ विभव हो गया है ना, जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण। इसी का पॉइंट है, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी बोलते हैं जैसे। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। 3 पॉइंट निकालेंगे हम। ठीक है, क्या है? दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। ये बताओ, मतलब बात समझ में आई? मैं बताऊं पहले, सुनो। कोई दो आवेशित चालक होंगे हमारे पास, हम उन्हें जोड़ेंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो उनका विभव क्या होगा? एक आवेश एक वाले चालक से जिस पे भी आवेश ज्यादा होगा दूसरे वाले पे जाने लगेगा। कब तक जाने लगेगा? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। वो जो समान विभव होगा उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन समझेगा, हमने अभी जैसा कॉमन था वी, हमने कॉमन लिया था, ऐसी वी हो जाएगा यहाँ पर भी, और ठीक है दूसरे चालक पे भी, दोनों पे विभव क्या होगी? समान। तो उस विभव को क्या बोलेंगे हम? उभयनिष्ठ विभव। आवेशों का पुनर्वितरण, अब इसका क्या मतलब है? जब हम एक चालक को दूसरे से जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस पे से चालक पे से अगर ये वाला ज्यादा है आवेश तो इधर, इधर का ज्यादा है तो इधर जाने लगता है। कब तक? जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो इसे बोलेंगे हम आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब पहले तो एक बार हमने खुद आवेश दिया था, इसे भी दे दिया, इसे भी दे दिया, लेकिन जैसे हमने जोड़ा आपस में, चाहे ऐसे करके जोड़ा या फिर तार द्वारा, ठीक है, वायर के द्वारा, तो फिर क्या होगा? आवेशों का पुनः वितरण अपने आप होना शुरू हो जाएगा, एक से दूसरे पे जाने लगेगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। इसे बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। समझ में आ रही बात? उभयनिष्ठ विभव समझ में आ गया, आवेशों का पुनर्वितरण समझ में आ गया। अब आया ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास क्या होती है भाई? तो जब आवेश इधर से इधर, इस पर आवेश दिया था, इस पर आवेश दिया था, अलग अलग थे, तब ऊर्जा अलग होगी। लेकिन जैसे हमने तार से जोड़ा इधर से इधर, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा में कमी आ जाती है। ठीक है, तो वो कमी निकालेंगे हम। तो कमी कैसे निकालेंगे? जब हमने जोड़ा नहीं था तब की ऊर्जा, और जब बाद में जोड़ दिया तब की ऊर्जा। तो पहले वाले की ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा घटा देंगे, तो जो निकल के आएगी वो कहलाएगी हमारी ऊर्जा का ह्रास, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, जो भी लॉस हुआ है। ठीक है, शुरू करें इसे, तो पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। अच्छा बड़ा पॉइंट है, अगर ये पूरा आ गया तो 5 नंबर में आ जाता है पेपर में। ठीक है, अगर ये सब कुछ पूछा गया जो मैंने लिखा है तो समझ गया हूँ। जब मैं 5 नंबर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब बड़ा पॉइंट तो होने वाला है। क्लियर है? तो देखो सुनो भैया, दो चालक बना रहा हूं मैं। एक चालक ये हो गया और एक चालक ये हो गया। कहाँ रख दिया हमने इसे? विद्युत रोधी स्टैंड पर। समझ गए? क्यों रख दिया? जमीन पर भी क्यों ना रखा? समझ गए होंगे कि भाई ये चालक जो हम इसे आवेश देंगे वो जमीन में ना चला जा, किसी दूसरे चालक पे ना चला जा। ठीक है, तो ये हो गया। एक चालक का नाम क्या रख दिया? इसका हमने ए और इसे रख दिया बी। क्लियर? इसकी धरीता मान ली हमने C1, इसकी मान ली C2, इसको जो आवेश दिया Q1, इसको जो आवेश दिया Q2, इस पर जो विभव है V1, इस पर जो विभव आया V2। यहां तक बताइए, क्लियर है? ये बातें लिख दी। यही बातें जो मैंने बोली हैं ये यहां पे लिख देंगे। माना कि दो चालक A व B हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं और आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, जिनकी धारिता C1 व C2 है, आवेश Q1 व Q2 है, और हटा दो, यहां पे लिखेंगे तथा विभव V1 व V2 है। तब है, तब बताओ थ्योरी समझ में आ गई? ठीक है, आवेश ही लिख देना, आवेश Q1 व Q2 है तथा विभव V1 व V2 है तब। अब मुझे बताओ C बराबर क्या पढ़ के आए हम? Q/V, और Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। ये तो होता। अगर मैं इस चालक की बात करूं तो तुम क्या बताओगे इसके अकॉर्डिंग? तो तुम कहोगे सर Q1 बराबर C1 V1, ऐसे कहो। तथा अब मैं कहूँ इसके बारे में बताओ तो तुम कहोगे सर Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। इसे इक्वेशन 1 कह दो पूरी को। यहां तक बताइए समझ में आ गई बात या ना? ये बताइए, क्लियर है?
हमने चालक लिए था, अभी अलग अलग है भाई, ठीक है, अभी हमने जोड़ा नहीं है कभी। ये देखो हेडिंग क्या कह रहा है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। तुम कहोगे सर हमें तो उभयनिष्ठ विभव निकालना, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा पहले ये बताओ, जब हमने अलग अलग ले लिए तब ये बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें जोड़ने जा रहे हैं भैया, ठीक है। मान लो किसी तार से हमने क्या करा, इन्हें ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो ये बात हम यहां पे लिखेंगे, यदि दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश ऊंचे वाले चालक से नीचे वाले चालक में प्रवाह होने लगता है जब तक कि दोनों चालकों पर विभव समान नहीं हो जाता। बता बात समझ में आ गई? और इस समान विभव को ही क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, हो जाता है। इस समान विभव को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन विभव कहते हैं। यहां तक बताइए भाई, ये बात समझ में आ गई? अब मैं तुमसे पूछूं कॉमन विभव निकालना, मुझे वी बराबर बताओ, वी बराबर, तो फिर तुम्हारा दिमाग यही जाएगा कि सर अभी तो आप बता रहे थे सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है, तो वी बराबर क्यू अपॉन सी होगा। ये होगा या ना होगा, ये बताओ। वी बराबर, तो अब तो कॉमन विभव है, मैं इसका पूछूं या इसका पूछूं, तो तुम कहोगे सर वी बराबर होगा कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। अब तो ऐसा कहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक आवेश थोड़ी, एक चालक थोड़ी ना है कि इससे कर दो। मैंने तो फॉर्मूला पूछा है कि V बराबर क्या बनाऊं, तो V बराबर कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। यहां तक बताइए, नोट कर लीजिए भैया। अब क्या करने वाले हैं हम, कुल आवेश पूछूंगा तो कहोगे Q1 प्लस Q2, मैं पूछूंगा कुल धारिता तुम कहोगे C1 प्लस C2। क्लियर है? साफ कर दे, नोट कर लो इसे, ठीक है। देखो मैं बोलूँ कुल आवेश क्या है, इसके नीचे लिखोगे तुम, इसी के नीचे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो तुम कहोगे सर Q1 प्लस Q2 है, तो मैं कहूँगा कुल धारिता क्या है, तुम कहोगे C1 प्लस C2 है, तो मैं कहूँगा Q1 अभी वैल्यू बताई थी हमने तुम्हें, Q1 बराबर क्या था C1V1, Q2 बराबर क्या था C2V2। तो क्या लिखा था हमने उसे, समीकरण एक से। तो V बराबर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, C1V1, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यही है भैया उभयनिष्ठ विभव। हमने पता है इस वाले पॉइंट का कितना भाग कर दिया, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, यहां तक कर दिया हमने। अब हमारे दो पॉइंट और रह गए हैं अभी, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। यहां तक बताइए, समझ में आ गया? याद रखना है तुम्हें, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, कोई तुमसे पूछे तो कहोगे V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है यहां तक? अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम आने वाले पॉइंट में भी, ठीक है, इसमें ऊर्जा ह्रास में। अब आवेशों का पुनर्वितरण समझो, क्लियर हो गई ये बात? नीचे हेडिंग डाल दोगे इसी का, आवेशों का पुनर्वितरण। ये हेडिंग डाल के यहां लिखना शुरू कर दोगे फिर, ठीक। कब क्या लिखोगे, यदि अब चालक ए पर आवेश, ये बताओ जब हमने एक से इसे जोड़ा तो ऊंचे वाले से नीचे में चला गया होगा। अब किसी को भी ऊंचा नीचा मान लो, मैं मान लूँ चलो कि भाई ये ऊंचा था, इस पर आवेश क्या था, ज्यादा था, और इस पर आवेश कम था, तो इससे इस पर जाने लगा होगा। तो मगर ये तो बताओ मुझे, आवेश तो बदल ही गए होंगे, चाहे इस पर कम हो गया होगा जो पहले से था ऑलरेडी Q1, तो कम न रह गया होगा जब इससे इस पर गया होगा, और इस पर क्या हो गया होगा Q2 जो पहले से था उससे ज्यादा हो गया होगा, तो चेंज तो हो गया होगा। तो अगर हम उसे लिख रहे हैं, यदि अब चालक ए पर आवेश Q1 डैश व चालक बी पर Q2 डैश
रह जाते हैं तब तो क्या होगा भाई, तो तुम कहोगे सर Q1 डैश बराबर होगा, अभी हमने क्या पूछा था, Q1 बराबर क्या लिखा था, C1 V1 इसके अकॉर्डिंग, तो अब क्या लिखोगे, Q1 डैश बराबर C1 V1 लिखोगे। अब विभव को V1 नहीं कहेंगे, V1, अब तो इसका भी और इसका भी दोनों का विभव इस टाइम क्या है, इक्वल है, तो तुम कहोगे Q1 डैश बराबर होगा C1V तथा Q2 डैश बराबर क्या होगा, C2V, दोनों का विभव समान होगा अब तो, ठीक है। अगर हम इसे इससे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, अर्थात Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर, जब ये आएगा C1V अपॉन आएगा C2V, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C1 अपॉन C2। अर्थात इसमें ये लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, क्या, अर्थात पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। दोबारा बोलो, क्या कहा हमने, अर्थात पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। कितनी बातें कर दी अब तक हमने प्रूफ, आवेशों का पुनर्वितरण, यहां तक क्या रह गया, अब ऊर्जा ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या बताया था मैंने, बताओ, इसकी ऊर्जा निकाल लो, स्थिति ऊर्जा, इसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लो, निकाल ली, ठीक है, दोनों को जोड़ दो। बाद में जब हमने जोड़ दिया इस तार को, तो इसकी स्थिति ऊर्जा, इसकी स्थिति ऊर्जा तो निकाल ली, ठीक है, पहले वाले में से बाद वाली घटा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो क्या होती है स्थिति ऊर्जा, U = ½ CV²। अगले पॉइंट में हम संधारित्र की स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे तो हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, अभी ऐसे ही करने दो। क्या कह रहे हैं, जोड़ने से पहले चालक ए व बी की स्थितिज ऊर्जा, तो UA बराबर कह दो ½ C1V1², UB बराबर कह दो ½ C2V2², जोड़ने से पहले, क्लियर। अब मैं क्या कहूं, जोड़ने के बाद चालकों ए व बी की स्थितिज ऊर्जा, ये कहाँ से आया, U = ½ CV²। हमारा अगला टॉपिक आ रहा है 20वां पॉइंट जो आएगा उसमें हम बताएंगे, ठीक है, ए व बी की स्थिति ऊर्जा। तो तुम कहोगे सर उसे तो U ही कह दो, क्यों, 1/2 C1 + C2V², बोलो ऐसी तो हो जाएगी। ये समझ में आया ना, आया ना, आया, देखो सुनो, यही आना है वैसे। 1/2 मैं इसकी पूछूं तो क्या बताओगे, C1V², इसकी पूछूं तो क्या बताओगे, C2V²। मैं पूछूं 1 क्यों ना लगा रहे हैं, तुम कहोगे सर अब जोड़ चुके हैं हम, अब तो विभव दोनों के बराबर हो गए हैं, जिससे हम उभयनिष्ठ विभव बोल रहे थे। तो 1/2, ठीक है, C1 + C2, देखो V² यहाँ भी कॉमन ले लो, 1/2 यहाँ भी कॉमन बाहर ले लिया, V² भी बाहर ले लिया। अब बताओ, आई है ना, अब समझ में आ गई ये। तो इसका मतलब ये हुआ, जोड़ने से पहले स्थिति ऊर्जा पता हमें, जोड़ने के बाद की स्थिति ऊर्जा पता हमें, समझ रहे हो। तो क्या करें हमें तो लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए हमें, ऊर्जा ह्रास। तो क्या होगा, पहले वाली ऊर्जा UA + UB, इसमें से क्या घटा देंगे हम, बाद वाली ऊर्जा, ये घटा दो। तो UA + UB कितना है, ½ C1V1² + ½ C2V2², ये तो है UA + UB, माइनस, ये कैलकुलेशन है बस, थोड़ा बड़ा होने वाला पॉइंट है ये, ठीक है, मगर कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता समझ में ना आए, एक बार और समझाऊंगा फिर इसे साफ करके तब ऊपर करा देंगे। माइनस U की वैल्यू क्या आई है, ½ C1 + C2V²। यहाँ तक बता दो, मैं फिर आगे ऊपर कराऊंगा इसे साफ करके, यहाँ तक बता दो, समझ में आ गया। सुनो दोबारा, जब हमने इन चालकों को नहीं जोड़ा था, मान लो ये तार नहीं जुड़ा हुआ, अब मैं बोलूँ इसकी स्थिति ऊर्जा बताओ, तुम कहोगे सर ये हैगी, मैं कहूँ उसकी बताओ, ये हैगी, तो जोड़ने से पहले की ये लिख दिया हमने, क्लियर है, यहाँ तक बताओ, सही है। फिर दोबारा सुन लो, स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है U = ½ CV², ये फॉर्मूला आएगा। अभी हमारा 20वां जो पॉइंट कराऊंगा उसमें हम प्रूफ कराएंगे, ठीक है, ये U = ½ CV², क्लियर है। तो मैं बोला इसका बताओ, तुमने बता दिया, इसकी बताओ, इसके बाद अब हमने इसे दोनों को क्या करा, एक तार से जोड़ दिया,
तो आवेश ऊंचे से दूसरे पे जाने लगा। कब तक जाने लगेगा? जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, समझ गए? उसे हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब मैं बोला जोड़ने के बाद की बताओ, तो तुम कहोगे सर इसकी ये हो गई हाफ C1V², इसकी हो गई हाफ C2V², तो हाफ यहाँ भी V², यहाँ भी कॉमन ले लिया, ये बचा। अब मैं बोला मुझे तो लॉस ऑफ एनर्जी बता दो, ऊर्जा में क्या हानि हुई, तो ऊर्जा ह्रास ये कह दो, ऊर्जा की हानि कह दो। तो तुम क्या होगा, पहले वाली ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा, ठीक है। पहले वाली ऊर्जा UA की वैल्यू, UB की वैल्यू लगा दी, माइनस U की वैल्यू ये जो आई थी ये लगा दी, ठीक है। अब बताओ क्लियर है? आगे बढ़े। तो कैलकुलेशन ही है सब कुछ, देखो अभी पता चल जाएगा कैसे। अब मैं इसे करने जा रहा हूं, देखो इसी कैलकुलेशन करने आ रहे हैं। U इजिकल टू, देखो 1/2 यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी कॉमन ले लूँ, 1/2 कॉमन ले लिया। C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2 और V²। तो V क्या है? उभयनिष्ठ विभव है, तो V की वैल्यू लगा सकता हूं मैं। V की वैल्यू क्या बताई थी हमें हमने? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये ना आई थी V की वैल्यू, लेकिन इसका स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायर चेक कर लो, अभी नोट करवाई हमने। उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू ये है या नहीं? अब बताओ यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब इसे भी साफ कर दूं, बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। देखो भाई कैसे, 1/2 C1V1² प्लस C2V2² माइनस, एक बात बताओ, जब ये होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का भी, C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ये वाला C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली नीचे C1 प्लस C2। तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बचा? ओनली C1 प्लस C2। यहाँ तक बताइए, सही है? तो 1/2 यहाँ पे C1 प्लस C2, तो इसके बटे में भी 1 मान के, इसके बटे में भी 1 मान के, तो एलसीएम क्या ले लेंगे हम? C1 प्लस C2। बताइए ठीक है? तो जब बटे में 1 माना तो इससे भाग करी तो ये तो आया, इसकी ऊपर गुणा कर दो, करवाओ भाई इसकी ऊपर गुणा। तो कैसे करोगे? इसकी इससे भी और इस सबकी इससे भी। तो C1V1 इस स्क्वायर किससे करेंगे? तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। C1V1 किससे करेंगे? तो क्या आएगा? C1 C2V1 का स्क्वायर। बताइए ठीक है? अब आओ यहाँ पे, तो C2V2² की इससे भी, C2V2² की इससे भी करो। तो C2V2² की इससे करेंगे तो C1 C2V2², C1V2² की इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? C2 है C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आ रही बात है? अब एक बात और सुन लो, यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो C1 प्लस C2 से कट गया, अब बचा A प्लस B का होल स्क्वायर। इसे C1V1 को A मान लो, C2V2 को B मान लो। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस 2AB, और लेकिन माइनस बाहर है तो सबसे माइनस से भी गुणा कर दो हाथों हाथ। तो C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस क्या आएगा? 2AB होता है ना, AB, C1V1 C2V2, ये आ गया भैया। अब देखो जो चीज़ें कट रही हूँ वो काट दो। ये C1² V1² प्लस का है, ये माइनस का है, ये C2² V2² प्लस का है, और ये माइनस का है। बताइए ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? अब क्या क्या बचा? तो एक बात देखो ध्यान से, C1 C2 इसमें भी है, इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, C1 भी है, देखो C2 भी है, कॉमन ले ले। तो C1 C2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर? V1², यहाँ क्या बचा? V2², और यहाँ क्या बचा? माइनस का 2V1 V2, माइनस का 2V1 V2 अपोन में क्या चल रहा है हमारे? C1 प्लस C2। यहाँ तक बताइए। तो मैं फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा ना लग रहा? A² प्लस B² माइनस 2AB, इसे A मान लो V1 को, इसे B मान लो। A² प्लस B² माइनस 2AB, तो ये माइनस B का होल स्क्वायर नहीं होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं। क्या निकालना थे हम? ऊर्जा ह्रास, ठीक है। ये बराबर में ये चल लिया ऊर्जा ह्रास, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। लो भैया पूरा हो गया प्रूफ, ये प्रूफ था, है कुछ नहीं इसमें। अब तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें हो सकता है भारी लगे, पता ना कैसे करा दिया, कुछ भी ना करा हमने, तो कैलकुलेशन करी। 8th क्लास का बच्चा भी एलसीएम लेके हल कर लेगा फिर।
कोई भारी थोड़ी करा है, ये आ गया था, उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू लगाई, स्क्वायर हुआ, C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से C1 प्लस C2 कट गया, तो बटे में बचा, तो इसके बटे में भी इसके बटे में भी एक एक मान के एलसीएम ले लिया। तो इस वाले एलसीएम जो लिया है, इससे इसकी भी गुणा कर दी पूरे की, इससे भी इसकी इससे भी गुणा कर दी, ठीक है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, लेकिन माइनस बाहर आया हुआ था तो हाथों हाथ माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दी, जो चीज़ माइनस प्लस थी वो कट गई सेम। हमने देखा इसमें भी जो बचा हुआ है सब टर्म में C1 C2 दिख रहा है, C1 C2 को जैसी कॉमन लिया तो हमें यहाँ फॉर्मूला दिखाई दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो लिख दिया, प्रूफ हो गया। बताइए यहाँ तक, अब बताओ क्या परेशानी आई। अगला टॉपिक है हमारा जो हम कह रहे थे अभी तुमसे, ठीक है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, नोट कर लो। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इस वीडियो में आपसे बात नहीं हो पाई, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिए, और बेफिक्र रहिए, हमेशा पूरी फिज़िक्स कराएंगे तुम्हारी 12th की, ठीक है, बढ़िया करके, और CBSE बोर्ड की भी कराएंगे हम इसी चैनल पर अपने, ठीक है, 12th की फिज़िक्स। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, ठीक है। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, अब मेरा नाम है शहजाद, ठीक है। तो देखते हैं फिर, है ना, आगे का पॉइंट क्या है, क्या है 19वां पॉइंट, 19वां ही तो होगा ना, है ना, 20वां होगा, 19 या 20 देख लेना क्या करा हमने। क्या है? आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस चैप्टर में तुम एक बार और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हो, बताओ कहाँ पढ़ी? इसी चैप्टर में आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा याद आ गई। U इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, याद आ गया? ये पढ़ना चुके हो। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसलिए कह रहे हो पॉइंट समझना। कभी सोचो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई, लेकिन यहाँ किसकी आ रही है? संधारित्र की। किसकी आ रही है? संधारित्र की। यह आवेशों के, कोई भी दो आवेश हो उनके बीच ये स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन हम कह रहे हैं संधारित्र की। बताओ तो संधारित्र क्या आएगी? अब तो मैंने अभी बताया था तुम्हें, U इजिकल टू हाफ CV²। वैसे 3 समीकरण आती हैं, इसकी तीनों याद करनी है तुम्हें, ठीक है। समझे, शुरू करें। देखो है क्या, पहले सुन लो। ये भी कोई संधारित्र है मेरे पास, ये संधारित्र मान लो, ठीक है। जब हम इनसे आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो जो हम कार्य करते हैं आवेशित करने में, वही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यार इतनी बार बता चुका हूं मैं कि दुनिया के अंदर कोई सी भी ऊर्जा हो, वो सब क्या है? क्या है वो? कार्य तो है। कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? ऊर्जा के। अब हम स्थिति ऊर्जा कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि अंदर आवेश इकट्ठा हो गया इसके अंदर, तो वो क्या है? स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो यही हम लिख रहे हैं, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश देने में किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस हो गया, बात समझ में आ गई। जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश देने में किया गया कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में, वैद्युत और लिख देना, वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है? अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी। जब हम संधारित्र को आवेश देते हैं कि उस टाइम वो शुरू में, बिल्कुल संधारित्र शुरू में, स्टार्टिंग में 0 पर होता है। बताओ 0 पर तो होगा वो, उसका विभव क्या होगा? 0। जैसे हम थोड़ा, तो उसे अगर हम एकदम से आवेश दे दें तो कार्य क्या निकल के आएगा? 0। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बताओ V बराबर W/Q होता है या नहीं? तो W बराबर क्या हो गया? VQ। अब मैं कहूँ वोल्टेज समझ लो, स्टेबलाइजर समझो। स्टेबलाइजर किस पे होता है? 0 पे। संधारित्र किस पे है? 0 पे। उस पर विभव क्या है उस टाइम? 0। अगर तुमने कितने आवेश दे दिया एकदम से, 50 को नाम दे दिया, तो आंसर क्या आ गया? कार्य है 0। तो इसका मतलब हमने तो कोई कार्य ही नहीं करा, और हम कह रहे हैं कार्य के बराबर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। तो पॉइंट गलत हो गया है ना? समझ में आ गई? तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि हम आवेश जो दे रहे हैं ना, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे।
जैसे अगर तुम्हें 50 गुलाम ही देना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 50 गुलाम देना है, तो पता क्या करना चाहिए तुम्हें, पहले कम से कम 5 गुलाम दे दो, फिर 10 दे दो, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, फिर एक साथ दे दो चाहे सबका सब। लेकिन तुम स्टार्टिंग में सबका सब एक साथ मत दो। क्यों? अगर तुमने सबका सब एक साथ दिया तो तुम कहोगे सर वी तो 0 था, तुमने 50 दे दिया, आंसर तो 0 आ गया, कार्य 0 हो गया। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, ऐसी ट्रिक से याद रखा करो। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम आवेश को टुकड़ों में देंगे। ठीक है, तो ये बात यहां लिखेंगे, यदि आवेश को छोटे छोटे अवयवों में, अवयवों का मतलब टुकड़े होता है, ठीक है, टुकड़े भी लिख सकते हो तुम, अवयवों में दिया जाता है। किसे दे रहे हैं हम आवेश? संधारित्र को। यदि संधारित्र को आवेश छोटे छोटे अवयवों में दिया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो उसका विभव 0 से बढ़कर v हो जाता है। बताओ बात समझ में आ गई? अब 0 से बढ़कर v हो गया, v पे पहुंचा दिया हमने थोड़ा थोड़ा देने के बाद, ठीक है। यदि औसत विभव बराबर, ऐसी निशान लगाना, औसत विभव बराबर थ्योरी में ही, ठीक है, 0 + v/2 बराबर v/2। ऐसी तो किसी भी चीज का औसत कैसे निकालते हैं हम, बताओ? ये तो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हम, ठीक है। पदों का योग मतलब 0 था, फिर v हो गया तो 2 हो गए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 ही तो है, 1 2, क्लियर। तो 0 + v/2 बराबर भी आएगा v/2 हो, तब किया गया कार्य। तो W बराबर, तुम कहोगे सर वी क्यू होता है, मैं कहूंगा वी क्यू मत लिखो, डायरेक्ट हिंदी में लिखो पहले। क्या है? W बराबर औसत विभव इनटू आवेश दिया हमने। यदि आवेश Q भी लिख देना ब्रैकेट में, Q ही देना था हमें, लेकिन हमने उसके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दिया। तो यदि आवेश Q को छोटे छोटे अवयवों में दिया जाता है तो उसका विभव 0 से बढ़कर v हो जाता है। यदि औसत विभव 0 + v/2 बराबर v/2 हो, तब क्या गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या गया? औसत विभव इंटू आवेश। तो औसत विभव कितना दिया हमने? v/q इंटू v/2 इंटू q। यही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित हो जाता है। बता बात समझ में आ गई? तो इसी W को क्या लिख देंगे हम? U लिख देंगे, है ना, यहां पे करा रहा हूं इधर। U बराबर, U लिख दिया ऐसे W को, 1/2 VQ, एक फॉर्मूला ये बना। ये भी याद रखना तुम्हें, कभी कभी पेपर में ऐसे दे देता है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के 3 समीकरण लिखी है, 3, तो 3 आएंगी, देखो बहुत आराम से आएंगी। ये बताओ ये बात समझ में आई है ना? एक बार आराम से नोट कर लो, ठीक है, समझो पढ़ो, ना समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देखो। यहाँ तक बताइए, ठीक है। अब एक बात बताओ, C बराबर हमने Q/V पढ़ा था, तो या Q बराबर CV नहीं हो सकता? बताओ Q बराबर CV, तो एक बार Q की जगह पर हम CV लिख देंगे इसी फॉर्मूले में, इसी वाले में, तो एक फॉर्मूला उससे आ जाएगा, 2 हो गए समीकरण। एक बार हम V की जगह पे, समझो, कुछ याद नहीं करना, समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। एक बार Q की जगह पे फॉर्मूला लगा दो इसमें ही से, एक बार V इधर ले जाओ, Q/C कर दो V की जगह पे, एक बार Q की जगह पे जो भी आए इस समीकरण फॉर्मूले से वो लगा दो, एक बार V की जगह पर, 2 फॉर्मूले आ जाएंगे। और तो देखो U = 1/2 V, और Q की जगह पे क्या लगा रहे हैं हम? C V। बताओ सही है? V, इसकी जगह पे क्या लगा है? CV। तो U बराबर क्या आ गया? 1/2 CV²। ये तो कहा था मैंने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। अगर पेपर में मान लो 1 नंबर में पूछ ले संधारित्र की वैद्युत स्थिर ऊर्जा का सूत्र लिखिए 1 नंबर में, तो तुम्हें ये लिख के आना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता तीनों होने चाहिए, दोनों 1 2 2 हुए ना, अभी तीसरा भी लिखवा रहा हूं। यहां तक बताइए बात समझ में आई है ना? ठीक है, क्या करा हमने? ये तो प्रूफ करा था थ्योरी से। ये करने के बाद Q बराबर क्या लिख दिया हमने? CV। ठीक है, तो ये आ गया हमारा U = 1/2 CV²। आगे बढ़े तीसरे समीकरण के लिए, क्या करना चाहिए मुझे? अब कैसे क्या करना चाहिए?
तुम ये कहोगे सर अभी क्यू की जगह पे तुमने लगाया था, अब वी की जगह पे लगा दो इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसी के नीचे लिखूंगा मैं इसी के। अब v बराबर क्यू अपॉन सी रखने पर, अब यहां पे लिखोगे तुम इसके नीचे, अब v बराबर क्यू अपॉन सी रखने पर यहीं लौट के आ जाओ भाई। तो u बराबर 1/2, v की जगह पर क्या लिख रहा हूं मैं, क्यू अपॉन सी, और इनटू में क्या है q, तो u इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है भैया, तीनों याद करने हैं तुम्हें। याद क्या करने हैं, मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ कि तुम एक याद रख लो, सी पर यू बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। अगर इसमें वी ना दिया होगा तो तुम वी की जगह पर ये लगा दोगे, तुम कहोगे सर वी बराबर क्यू अपॉन सी लगा दो, वी बराबर क्यू अपॉन सी, तो ये आ जाएगा। अगर क्यू ना सी ना दिया होगा तो तुम कहोगे सी बराबर क्यू अपॉन वी लगा दो, तो ये लौट के आ जाएगा। सी बराबर देखो लगाओ यहाँ क्यू अपॉन वी से स्क्वायर कट जाएगा, क्यू भी आ गया, ठीक है। रट ये वाला लो, लेकिन भाई प्रूफ करने को आएगा तो भाई अपना आप करना ही पड़ेगा। ये पहले इससे निकाला हमने, फिर इसकी जगह पे ये लगाया, फिर ये लगाया। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया। तो आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, U इजिकल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराएंगे हम, ठीक है। अगला जो वीडियो आ रहा है हमारा, उसमें हम इसी चैप्टर के उदाहरण कराएंगे, और उससे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के हम क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल। सब क्या लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक से। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 21वां, संधारित्रों के उपयोग। कभी कभी पूछ लेता है, कुछ भी चीज पूछी जो अब तक हमने प्रूफ करी है कि संधारित्र का उपयोग बताइए, ठीक है। तो इसके 2-3 उपयोग लिख दो। आवेशों के को संचय करने में, आवेश को संचय तो कर लेता है, संचय मतलब इकट्ठा कर लेता है अपने अंदर संधारित्र। दूसरा बता, बात समझ में आ गई। संधारित्र क्या करता है, आवेश को अपने अंदर इकट्ठा कर देता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसी का दूसरा है, बिल्कुल ऐसे याद रख लेना, ऊर्जा को संचय करने में। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, चौथा आता है वैद्युत उपकरणों में। ये इतने उपयोग लिख दिए, कम से कम 2 भी लिखे आएंगे तो काम हो जाएगा। वैद्युत उपकरणों में देखो, आवेश को इकट्ठा कर लेता है, तो ऊर्जा, जब आवेश इकट्ठा हो गया तो किस रूप में निकलती है उसकी ऊर्जा, क्या ऊर्जा होती है उसकी, वैद्युत स्थिर ऊर्जा, जो कि वो इससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, उससे इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, वैद्युत उपकरणों में, वैद्युत उपकरण मतलब जैसे कि पंखे हो गए, मोटर हो गए, तुमने देखा होगा जो मोटर होती है उनके बराबर में भी सेल की तरह ना लगा होता है, कंडेंसर जिसे बोलते हैं, ठीक है। पंखे में ना होती है, तो क्या होता है वैद्युत उपकरणों में। क्यों लगाया जाता है कि जैसे एकदम से लाइट भागती है या मोटर बंद करते हैं हम, कट, ठीक है, बंद हुआ तो एकदम से स्पार्किंग ना हो, उसे क्या करता है, जो स्पार्किंग होती है उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज इकट्ठा होता है ना, एकदम से कट होती है लाइट, ठीक है, तो उसे अपने अंदर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग नहीं हो पाती, मतलब आग लगने का खतरा नहीं होता, मतलब आग नहीं लगती, ठीक है, किसके द्वारा, संधारित्र के। बात समझ आ गई, या इसका उपयोग हुआ है ना। 21 पॉइंट हो गए है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वान डे ग्राफ जनित्र, 22वां पॉइंट। हमारा टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र, ठीक है। क्या है, वान डे ग्राफ जनरेटर। जनित्र का मतलब क्या होता है, जनरेटर, जनने वाला है ना, पैदा करने वाला। क्या पैदा कर देता है ये जो वान डे ग्राफ है, पहले तो ये सुन लो पूरी बात। वान डे ग्राफ ये साइंटिस्ट का नाम है, इनका पूरा नाम रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ था, ठीक है। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ। इन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया था जिसकी सहायता से हम कुछ मिलियन तक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख वोल्टेज। हम कह रहे हैं कुछ मिलियन तक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, कहीं लिखा हुआ 20 मिलियन तक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब तुम कहोगे सर इसका इतने वोल्टेज की कहाँ ज़रूरत पड़ रही, इतने वोल्टेज की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तुम ये सोचते होंगे ना कि हमारे घरों में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ज़्यादा 220 से काम चल जाता है।
220, 250 इतने वोल्टेज तो चाहिए, हमें लाखों वोल्टेज की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं तुमसे कहूँगा कि कभी एक्सरे के बारे में सुना है तुमने? जो डॉक्टर एक्सरे करता है, ठीक है, तो वो पता कितने वोल्टेज देता है? 20 से 25 हज़ार वोल्टेज देता है। तो उसे कहाँ से मिलते होंगे वो? तो भैया इस मशीन से मिलते हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जिससे तुम कई मिलियन तक और बढ़ा सकता है, वो लाखों में भी कर सकता है डॉक्टर। कभी तुम सोचते हो 25 हज़ार चाहिए बस, ठीक है, अगर उसने बढ़ा दिया ना तो एक्सरे करते टाइम जैसे हमारे सीने का एक्सरे होना, ठीक है, और उसने 50 हज़ार वोल्टेज कर दिए, ठीक है, ये 1 लाख भी कर दिए, तो आर पार निकल जाएगी एक्सरे, पूरा यहाँ का एरिया गायब हो जाएगा। क्या होगा फिर? आदमी मर जाएगा, है ना? वो सोचो। तो वो 20-25 हज़ार वोल्टेज पे एक्सरे करता है। जो अंदर की हड्डियाँ होती हैं उनका एक्सरे मतलब फोटो खींच के आ जाता है ना, देखा होगा तुमने फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है, ब्लैक कलर की जो होती है डॉक्टर देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरे का मतलब ये है। तो इन चीज़ों के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें, ठीक है, इन चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वन डे ग्राफ जनित्र की। तो उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बना दिया, ठीक है, कि तुम उससे वोल्टेज कई गुना क्या मतलब लाखों तक पहुंचा सकते हो, लाख गुना कह दो, बल्कि लाख गुना तक वोल्टेज को पहुंचा सकते हो, ठीक है। उसे कहते हैं वन डे ग्राफ जनित्र। उन्हीं के नाम के ऊपर उस सिस्टम का, उस जनरेटर का क्या नाम पड़ा? वन डे ग्राफ जनित्र, वन डे ग्राफ जनरेटर। समझ में आ गया जनरेटर क्यों बनाया गया? वन डे ग्राफ, वन डे ग्राफ जनरेटर क्यों बनाया गया? कोई तुमसे पूछे तो कहना वोल्टेज को लाखों गुना करने के लिए, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। जो ऐसी मशीनें होती हैं जहाँ पे हमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसकी ज़रूरत पड़ी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले थोड़ी सी। वन डे ग्राफ ने एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम कुछ मिलियन तक वोल्टेज को, वोल्टेज या क्या कह सकते हो, विभव कह सकते हो, है ना, विभव को उच्च कर सकते हैं। यहीं पे याद होना चाहिए पूरा पॉइंट। ये बताओ तो बात समझ में आ गई है ना, कि वन डे ग्राफ ने एक ऐसा उपकरण बनाया या एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मिलियन तक विभव को उच्च कर सकते हैं, ऊपर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इस को क्या कहते हैं? वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। यहां तक बताइए, क्लियर हो गया? इसके नीचे डलेगा अब सिद्धांत। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? अभी संरचना करूंगा ना, संरचना डलेगा फिर सिद्धांत के बाद, तभी हम डायग्राम बनाएंगे बहुत बढ़िया सा, ठीक है। सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत वैद्युत की दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। क्या क्या? नंबर 1, सबसे पहला जो सिद्धांत है इसका दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1 में आता है जब कोई हम खोखला गोला लेते हैं और उसे आवेश देते हैं तो वो आवेश समान रूप से चारों तरफ फैल जाता है। इसमें तो एक खोखला गोला लिया इन्होंने, ठीक है। जब किसी गोलीय कोश का मतलब क्या होता है? खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला भी लिख सकते हो तुम इसकी जगह। जब किसी गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वे एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ये बताओ, भारी लग रही है कोई बात? कोई थ्योरी भारी है? ये बताओ, कर सकते हो तुम अब तक जो मैंने बोला?
समझो समझो इस बात को, जब हम किसी गोलीय कोश को आवेश देंगे तो वो एक समान रूप से क्या होगा, पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा। ठीक है, यदि गोलीय कोश की त्रिज्या r व उसको दिया गया आवेश Q हो, तब वैद्युत विभव क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। पढ़ना चुके हैं हम। तो पहला सिद्धांत का पहला भाग ये है, यही इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत ही क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला भाग और दूसरा भाग। फिर संरचना में तो हम जो बनाते हैं डायग्राम उसी को ऊपर लिख देते हैं, कोई भारी नहीं है इतनी। ठीक है, ये बता दो क्या समझ में नहीं आया। समझो क्या कहा हमने, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, क्या है, तो वान डे ग्राफ जनित्र ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसकी सहायता से हम कुछ 100 वोल्टेज तक, कुछ मिलियन वोल्टेज तक विभव को क्या कर सकते हैं, विभव को उच्च कर सकते हैं। और इसको क्या नाम दिया गया, वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। सिद्धांत, इसका सिद्धांत वैद्युत की दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1, जब किसी गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वह एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यदि गोलीय कोश की त्रिज्या r व उसको दिया गया आवेश q हो, तब वैद्युत विभव, क्लियर है, v। अब दूसरा क्या है, ये नोट कर लीजिए भैया, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूँ। दूसरा क्या है, इसी के नीचे सेकंड डालेंगे, है ना। दूसरा है सेकंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा भैया, ये जो नुक होती है, जितनी, जैसे मार्कर की नुक देख रहा हो तुम, ये बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। जितनी नुकीली चीज होंगी उसका क्षेत्रफल उतना ही कम होगा, और जब क्षेत्रफल कम होगा तो उसकी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा। क्यों, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/है, याद है। तो ये लिख रहे हैं हम, तीक्ष्ण नुकीले सिरों का क्षेत्रफल कम होने के कारण उन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक हो जाता है। मतलब सिग्मा बराबर Q/है। जितनी भी नुकीले चीज होंगी, ये जो हम डायग्राम बनाएंगे अभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जो हम बालों में कंघा करते हैं ना, बाल काटते हैं ऐसे करके, तो नुक नुक ना होती है, इस टाइप से यहाँ पे 2 कंघे लिए जाएंगे, मगर वो कंघे ऐसे वाले कंघे ना होंगे जो हम बालों में करते हैं, इस टाइप से ही होंगे बिल्कुल। बस वो चालक होंगे, चालक मतलब कंडक्टर, जिनमें आवेश प्रवाहित हो जा। बात समझ में आ गई। लेंगे नुकीले, उन्हें कंघा ही बोला गया बल्कि। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या आता है, Q/है। तो क्षेत्रफल जितना कम, पृष्ठ घनत्व उतनी ज़्यादा में वो आवेश को ज़्यादा उत्पन्न करेगा। ठीक है, देगा। क्लियर होगी बात ये भी। तीक्ष्ण नुकीले सिरों का क्षेत्रफल कम होने के कारण उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, सिग्मा बराबर Q/है। तो क्या क्या चीज़ पढ़ ली हमने, मतलब इसके बारे में बता दिया, वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, और इसके सिद्धांत लिखवा दिए कि 2 वैद्युत की प्रमुख घटनाओं पर आधारित है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, संरचना। यहाँ पे आएगा चित्र। तो संरचना का नाम आते ही क्या आता है हमारे माइंड में, चित्र, कि भाई चित्र तो बनेगा। ठीक है, चित्र देखो कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बहुत सिंपल सा, ऐसे ही बना के आना है तुम्हें। यहाँ पर एक हम, वैसे तुम्हें स्केल से बनाना है, फिर तुम्हें बीच में से साफ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऐसे गोला बना दिया, क्योंकि ऐसे ये बना दिया, इस टाइप से गोला होता है गोलीय कोश, और इसे विद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया जाता है। ये क्या बना रहा हूं मैं, स्टैंड ये, और इन स्टैंड का नाम रख दिया हमने ए, और इसका नाम रख दिया बी, यहाँ रख दिया जाता है। यहाँ तक बताओ सही है। उसके बाद ये गोला है जिसका भी हमने जिक्र करा था कि गोलीय कोश को जितना आवेश देंगे वो एक समान रूप से फैलेगा, एक तो इसका जिक्र करा था। बीच में बिल्कुल सेंटर पे एक घिरनी बांध दी जाती है, यहाँ पे घिरनी लगा दी जाती है।
घिरनी का मतलब तो जानते होंगे, पुली। क्या बोलते हैं इसे? पुली। पुली। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? घिरनी। अब भी ना समझे? तुमने वो देखा होगा, जैसे चक्की नहीं होती आटा पीसने की, चक्की पटे ना होते लगे हुए, समझ रहे हो? एक इधर इधर पटा ऐसा घूमता रहता है, उसे तो पुली कहते हैं, उसे तो वो कहते हैं घिरनी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब घिरनी क्या है? पुली। ऐसे लगे होता है, और यहाँ भी पटाई लगा हुआ होता है, बस वो रेशम का बना हुआ ऐसा करके, या रबड़ का। रबड़ कहें तो रबड़ी तो होती है वो, ऐसा एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाता है। अब ऐसा घूमते रहेंगे, ये पुली घूमती रहेंगी, ये पटा ऐसे चलता रहेगा। बता, बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है। उसके बाद जो हम कह रहे थे ना अभी, ब्रुश, वही सॉरी कंघे बालों में काटने वाला, उसकी तरह कंडक्टर मतलब चालक होते हैं। एक को तो यहाँ लगा दिया जाता है बिल्कुल इसके पास को ऐसे, और उसका संबंध किससे कर दिया जाता है? गोले के पृष्ठ से। ठीक है, कर दिया। एक कंघे को यहाँ लगाया जाता है बिल्कुल सेम। कंघा कह रहे हैं हम इसे, ये क्या है? चालक है, मगर क्या है? नुकीले हैं, इनके नुके हैं लगी हुई, नुके, समझ गए? जिसकी वजह से पृष्ठ घनत्व ज्यादा हो, क्षेत्रफल कम हो। और इसका संबंध इसका क्या किससे कर दिया जाता है? हाई टेंशन वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाता है ऐसा। और उसे कहाँ से ज्वाइन कर दिया जाता है बाद में? पृथ्वी से। ये मतलब होता है। बता, बात समझ में आ रही है? इस कंडक्टर का नाम होता है C1 और इसका नाम होता है C2। C1 C2 मतलब C क्या है यहाँ पर? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, ये कौन सी बैटरी होती है? HTS बोलते हैं इसे, हाई टेंशन सोर्स। क्या बोलते हैं इसे? हाई टेंशन सोर्स की बैटरी होती है। इसके अंदर भी लिख सकते हो तुम, अगर यहाँ ना लिखना चाहो यहाँ लिख दो HTS। बता, यहाँ तक बताओ, समझ में आ रही बात? अब वर्क कैसे करता है वो सब बताऊंगा। ये जो गोला होता है इसका नाम रख दो S। S मतलब स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला, खोखला गोला है ये। ठीक है, होलो स्फेयर है, ये होता है। यहाँ पे चाहो तो इसे बंद कर दो, ऐसे करके स्टैंड बना सकते हो ऐसा। ठीक है, वर्क भी अभी समझ लो। वैसे वर्क में हम इसे समझाएंगे, पहले संरचना में क्या होता है। संरचना में थ्योरी लिखी जाती है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये जो पुली है इसका नाम है P1 और इसका नाम क्या है? P2। और ये रबड़ की क्या है? पट्टा होता है रबड़ की का, या रेशम की डोरी ऐसे मान लो, जो ऐसा करके घूमती रहती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से हाई टेंशन वोल्ट से, हाई टेंशन सोर्स से इस पर आवेश देते हैं, तो ये जो कंघा है छिड़कने का काम करता है। छिड़कना मतलब स्प्रे करना। तो ये जो पटा है, पटा, ठीक है, ये इस पर स्प्रे करता है आवेश का। तो आवेश, क्योंकि घिरनी घूम रही है लगातार, तो ये आवेश प्लस का आवेश ऐसे ये ऊपर को जाने लगता है। सही है, और जैसे ये जाता है तो ये वाला तो छिड़कने का काम करता है, और ये किसका काम करता है? एब्जॉर्ब करने का। ये यहाँ के आवेश जैसे इकट्ठा होता है सबको इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इसके नुकीले सिरे होने की वजह से यहाँ पे इकट्ठा कर देता है सबको, यहाँ पर अपने आसपास ऐसा। और इस आवेश को क्या करता है, क्योंकि खोखला गोला है ये, इसके पृष्ठ पर यहाँ पे आ जाता है सारा आवेश। चित्र पूरा कर दिया मैंने कंप्लीट। तो ऐसा बना के आना आपको। तो एक समान रूप से फैल गया, मतलब थोड़ा सा आवेश तुमने बैटरी से आवेश दिया है इसे, ठीक है, थोड़ा सा आवेश दिया था, ठीक है, और वो कितना हो गया? बहुत सारा हो गया, क्योंकि गोले का काम ही होता है एक समान रूप से देना। तुम जरा सा भी आवेश दे दो यहाँ पे तो एक समान रूप से सब जगह फैलेगा वो, और इतना इतना होगा हर एक पॉइंट पर। अगर तुम यहाँ कहोगे सर यहाँ 5 कूलम का आवेश है, तो इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, हर जगह क्या होगा? 5 5 कूलम। बात समझ में आ गई? तो संरचना में हम यही बातें हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे इसमें? धातु का एक गोला S, दो विद्युत रोधी स्टैंड A व B पर रखा होता है। बताओ, वही बातें जो तुम्हें दिखाई दे रही वही बातें हम ये लिख रहे हैं, बताइए। ठीक है, रखा होता है, इसके मध्य में दो घिरनियां, घिरनी कह दो, घिरनी P1 व P2
किसी रबड़ या रेशम की डोरी से बंधी रहती हैं। बताओ, यहां तक बताओ, सही है? P1 में P2 का भी जिक्र कर दिया, गोले S का भी जिक्र कर दिया। अब क्या रह गया? C1 व C2 की बातें रह गई है ना। पुली, पुली मतलब घिरनी, P1 को P1 क्या कर देना, P1 के साथ एक, इसका क्या काम है? स्प्रे करना है ना, फुहार लगाना फव्वारे की तरह, ठीक है। एक चालक C1, एक चालक C1 के साथ लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिसको HTS से जोड़कर किससे किससे अर्थिंग, पृथ्वी से ज्वाइन कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे चालक C2 को P2 घिरनी के पास लगाकर उसका संबंध किससे कर देते हैं? गोले के पृष्ठ से कर दिया जाता है। ये बता दो क्या भारी लगा तुम्हें थ्योरी में, संरचना में? बताइए क्या भारी लगा? समझ में आ गई है ना? क्या क्या कहा हमने? क्या क्या कहा कि इसमें भाई ये होता है, ये होता है, ठीक है। गोला होता है एस, जिसे हम विद्युत रोध स्टैंड AB पर रख देते हैं, और इसके बिल्कुल बीच में क्या लगा देते हैं? दो घिरनी लगा देते हैं, P1 व P2, जिसे रेशम की डोरी से या रबड़ की डोरी से बांध देते हैं, ठीक है। ये तो बातें करी हमने, बताइए, ठीक है। तो इसे और सही करके बना दूं, क्योंकि मुझे इसे ना अपने थंबनेल में भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ बना दो, सही है, ऐसे ही सही। मतलब सही है, ऐसा क्लियर है? संरचना समझ में आ गई? जो तुम्हें दिखाई दी वो लिख दी। अब क्या कहोगे? कार्यविधि। तो जो मैंने अभी समझाया ना तुम्हें कि इसमें से आवेश इसमें दिया जाता है, ये क्या करता है? इस पर छिड़क देता है आवेश इसमें पट्टे पे, और पट्टा क्या करता है? घिरनी के द्वारा ऊपर लेके चलता है। जब ऊपर जाता है तो ये वाला क्या करता है? C2 इसे एब्जॉर्व करता है अपने पास, और वो कहाँ पहुँचा देता है? पृष्ठ पर। लो भाई, हो गया कार्यविधि, ठीक है। जिससे कि हमें बहुत अधिक आवेश मिल जाता है। नोट तो कर लिया ना आपने? अब क्या डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट इसका? कार्यविधि। कार्य विधि क्या है? जब बैटरी के द्वारा चालक C1 को आवेश दिया जाता है तो वह फुहार के रूप में, फुहार मतलब फव्वारे की तरह है ना, छिड़काव कर देता है मतलब, ठीक है। तो वह फुहार के रूप में रबड़ की डोरी पर उसको डाल देता है, और यह डोरी घिरनी के द्वारा उस आवेश को ऊपर लेकर चलती है, है ना, तथा P2 के समीप
दूसरा चालक C2 इनको ग्रहण कर लेता है और उस आवेश को गोले के पृष्ठ पर पहुंचा देता है, जिससे कि हमें, ठीक है, इस पे जो हमें वैल्यू मिलती है इसकी लगभग 3 गुणा 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, जिससे कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणा 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर के लगभग प्राप्त हो जाती है। बताओ सही है? कार्यविधि समझ में आ गई? एक लाइन और लिख लेना इसके नीचे, ठीक है। और उसका विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये हो जाता है। जो हमने ऊपर लिखवा भी दिया था, कैपिटल R बनाया था ना, कैपिटल R बना देना, हो जाता है। बताइए, बात समझ में आ गई? ये था कार्यविधि डाल के ये सारी बातें अपने पास से लिख दोगे बहुत आराम से, ठीक है। ये बनना डायग्राम। तो इसी के साथ, ठीक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।